Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। राउज अकेडमी लेकर आ रहा है MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये सीरीज़ होने वाली है। एज यू ऑल नो 17 दिसंबर 2023 को आपका MPPSC का एग्ज़ाम होने वाला है और ऐसे में ज़्यादा समय नहीं है, 75 दिन ही आपके पास बचे हैं तैयारी करने के लिए। सो ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों में से किसी को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, फिर rausacademy.in पर जाकर या नीचे दिए गए इस QR कोड को स्कैन कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, ऐसे सारे विद्यार्थी जो आने वाले MPPSC एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन निश्चित तौर पर चाहते हैं, वो राउज एकेडमी के MPPSC प्रीलिम्स के लिए लाए गए क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। ओके, so don't waste and register yourself immediately because seats are very limited. चलिए बात कर लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे GM क्रॉप्स और उनका क्या इंपॉर्टेंस आज की डेट में हमें फूड सिक्योरिटी में देखने मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल बी क्रिटिकली एग्जामाइन अबाउट द जल जीवन मिशन एंड इट्स रियलिटी। साथ ही हम बात करेंगे GDP के बारे में, किस तरीके से GDP डिफ्लेटर्स, रियल GDP और नॉमिनल GDPs में क्या अंतर होते हैं। और लास्टली हम बात करेंगे नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में, जिसको सेलिब्रेट किया गया था 15 सितंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, सभी को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनको जितने भी डिस्प्यूट हैं यहाँ पर उसको सॉल्व किया जा सके। और फाइनली इन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 31 अपीलेट ट्रिब्यूनल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पर बना दिए जाएं। चलिए तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के बारे में। देखिए इसके पहले भी एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हम 30 जून तक की बात करें और लास्ट केसेस की बात करें तो यहाँ पर 14,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। ऐसे में जो बर्डन है उसको कम करने के लिए GST ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर अपॉइंट करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पर जितने भी टैक्स पेयर्स के इशू हैं उनको सही समय पर रिजॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें तो सेक्शन 109 ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 यहाँ पर मैंडेट करता है कि GSTAT विच इज़ दी GST अपीलेट ट्रिब्यूनल को और उसके बेंचेस को यहाँ पर स्थापित किया जाए। बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी है जिसमें GST से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सुना जाता है, रिजॉल्व किया जाता है और इनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। सो द प्रिंसिपल बेंच ऑफ GSTAT लोकेट करती है न्यू दिल्ली में। उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उनके लिए बेंचेस या बोर्ड्स को अलग अलग जगह पर स्थापित किया जा सकता है। चलिए जैसा हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो GST ट्रिब्यूनल की जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको नेशनल प्रेसिडेंट इसको हेड करते हुए नज़र आएंगे। इसके अंदर एक टेक्निकल मेंबर फ्रॉम सेंट्रल और एक टेक्निकल मेंबर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर 1 बेंच फॉर 2-3 स्टेट्स एंड एडिशनली बेंच फॉर वेरी फार फ्लंग्ड एरियाज। प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो दे वुड हैव 2 टेक्निकल एंड 2 जुडिशियल मेंबर एज यू कैन सी वेरी क्लियरली हेयर। यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है ये इक्वल देखने के लिए मिलेगा। ये चारों के चार मेंबर दे वुड नॉट सिट फॉर हियरिंग ईच केसेस। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ ड्यूज इन्वॉल्व, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि बेंच को किस तरीके से बैठना आवश्यक है। रीजनल के अलावा अगर हम बात करें तो आपको स्टेट बेंचेस देखने मिल जाएंगी, एरिया बेंचेस देखने मिल जाएंगी जो कि स्टेट बेंच के अंदर काम करती है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है फॉर द नेशनल प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर एंड CGST मेंबर की, इसको डिसाइड किया जाता है थ्रू दी GST एक्ट। साथ ही में बात कर लेते हैं GST काउंसिल के बारे में। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर
एक रास्ता बनाकर लेकर आया था जीएसटी के लिए। ओके, और इसी एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया था एक नया आर्टिकल विच इज़ दी 279A इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाए। ये जो काउंसिल है ये एक तरीका का ज्वाइंट फोरम होता है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स, जिसके अंदर आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन देखने के लिए मिल जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर आपको रेवेन्यू और फाइनेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन from each of the 28 states and 8 union territories with legislature will be the part of it. Along with that, council members were together in discussion, deliberate and making decision on various GST decisions. Along with that, आप यहाँ पर याद रखेंगे CBEC, which is the chairperson of the Central Board of Excise and Custom, एक परमानेंट इनवाइटी के तौर पर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। हालांकि इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन इस काउंसिल की जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी उसमें ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो अंडर जीएसटी, इफ वन पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन पेड बाय एनी लोअर कोर्ट और अपील कैन बी रेज्ड टू अ हायर कोर्ट, द हायरार्की विल बी लाइक एक adjudicating authority, then appellate authority, then appellate tribunal, then high court and lastly there will be a supreme court. तो this is how यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जो बर्डन है उसे कम से कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में। देखिए, आज जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स की ज़रूरत है, हम बात कर रहे हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ऐसे में जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं हमारे जो सप्लीमेंट है, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए। कारण क्यों? देखिए, अगर हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 के तहत अकेले बात करें तो ज़ीरो हंगर जिसको हम यहाँ टारगेट लेके चल रहे हैं 2030 तक, उसे करना असंभव नज़र आ रहा है। कारण क्यों? कारण है लगातार चेंज होता हुआ क्लाइमेट। आप अभी देख लीजिए, एक कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, कुछ एरिया हैं जो कि पूरे तरीके से ड्रॉट प्रोन नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारा जो एम्फेसिस होना चाहिए, जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो किसके ऊपर होना चाहिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, इनको इम्प्रूव करना, इनके ऊपर जो रिसर्च है उसे बढ़ाना, ताकि एक सुपीरियर वेराइटी ऑफ क्रॉप हमारे सामने आपको देखने के लिए मिल जाए, एक हाइब्रिड क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल जाए, जिससे यील्ड यहाँ पर ना केवल इम्प्रूव हो बल्कि इस तरीके की क्रॉप हमें देखने मिले जो कि अडेप्टेबल हो अक्रॉस एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और साथ ही जिनके अंदर कम से कम आपको नेचुरल जो इनपुट्स हैं उनको कम करने की आवश्यकता। इस तरीके के उदाहरण हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखने मिल चुका है 1960-70s में, जिसने रिजल्ट किया था हमारी फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करने में, जहां हम केवल 50 मिलियन टन्स 1950-51 में उगाते थे, उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो 300 मिलियन टन्स की जो पैदावार है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो इसी तरीके से जो नया बायोटेक या जीएम क्रॉप्स हमारे सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, ये भी क्लाइमेट के चेंजेस से मिटिगेट करने में और एक डेंस फूड न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने में इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ऐसे में सवाल आ जाता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, अगर आप आज की डेट में इंडिया में देखेंगे तो केवल और केवल कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिसे 20 साल पहले हमने शुरू किया था, उसका कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इसके एंड नंबर ऑफ एडवांटेजेस हमें देखने मिले, ना केवल हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करें, अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी बात करें। सो दिस मॉडिफिकेशन हैज़ एक्सपांडेड रीच एंड बियॉन्ड जो यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसी कंट्रीज़ जो आज की डेट में डेवलपिंग नेशंस हैं, इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने की, और ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन है उसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया और यूएसए जैसी कंट्री सबसे आगे आपको देखने मिलेंगी। ग्लोबल इकोनॉमीज़ में अगर हम बात करें तो जीएम क्रॉप्स का जो अमाउंट है ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, $2 to 4.9 बिलियन। दैट मीन्स यहाँ पर 16 मिलियन से भी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर सहायता मिल रही है बिकॉज ऑफ दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो कोई भी कंट्री है, स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं,
उन और ऐसी इकोनॉमीज़ जिनका पूरा का पूरा फोकस फार्मिंग पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है, वो इसको यहाँ पर कम से कम इस्तेमाल करके एक हाई ईल्ड, हाई वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को लेकर आ सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया देखिए लगभग अपने 60% जो ऑयल इंपोर्ट है, एडिबल ऑयल, उस पर 60% निर्भरता इंपोर्ट पर है। ऐसे में धारा मस्टर्ड 11 विच इज़ द DMH11, इसके अलावा और दूसरी ऐसी जो क्रॉप्स है मस्टर्ड की या दूसरी ऑयल की क्रॉप्स है, उन पर भी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास इस तरीके की हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स आ जाएंगी तो इन अ लॉन्गर फ्यूचर हमारा जो डिपेंडेंसी है एडिबल ऑयल के ऊपर, वो कम से कम हमें देखने के लिए मिली। चलिए, ये तो थी आर्टिकल की बात। हम बात कर लेते हैं GM क्रॉप्स की। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिन्हें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी बोलते हैं, ये एक तरीके का DNA ऑल्टरेशन मेथड होती है। यहाँ पर होता क्या है, जो किसी पर्टिकुलर प्लांट का जो जीन है उसको यहाँ पर निकाला जाता है एक अनरिलेटेड स्पीशीज से, और दूसरे प्लांट में यहाँ पर उसको लगा दिया जाता है ताकि एक डिज़ायरेबल रिजल्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिले। यूजुअली ये जो ट्रेट्स हैं यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, ईल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या न्यूट्रिशनल लेवल को इन्हेंस करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो अर्ली 90s में हमने रिसर्च शुरू कर दी थी GM क्रॉप्स को लेकर, और उसका परिणाम था 2002 में हमारा कॉटन को कमर्शलाइजेशन करना। हालांकि इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली जब 2009 में BT ब्रिंजाल को यहाँ पर लेकर आया गया। इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी हमें देखने मिल रही थी, और किसानों और बाकी लोगों के प्रोटेस्ट को देखते हुए इसको यहाँ पर रोक दिया गया। लास्टली अगर हम बात करें तो हमारे पास आया DMH11। धारा मस्टर्ड 11 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई बाय द DHEC, और इसी के साथ आप देखेंगे धारा मस्टर्ड 11 मार्केट में आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसी के अलावा इंडिया आज की डेट में राइस, चिकपीस जैसी चीज़ों पर भी रिसर्च करते जा रहा है। विद दिस पर्टिकुलर इमेज यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए आगे बात करें हम GEAC की। तो GEAC एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में। आपको इतना याद रखना है, अगर आपसे कभी सवाल आ जाता है कि भाई कौन सी बॉडी है जो यहाँ पर इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड काम करती है, सो इट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन असेसिंग, अप्रूविंग ऑफ एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पर क्रॉप्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एनवायरनमेंट या कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उस सभी को डिसाइड करता है GEAC। GEAC की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको काम करते हुए नज़र आएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और हम बात करने वाले हैं लॉन्ग अवेटेड सुखोई 30 जेट्स के बारे में। फाइनली एक बहुत लंबा रिक्वायरमेंट जो था उसे यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को यहाँ पर कमान संभालने दी गई है 12 सुखोई 30 MKI जेट्स को बनाने के लिए, जिसका इंडियन आर्मी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सुखोई जेट्स के बारे में। चलिए, सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। ये रशियन ओरिजिन के होते हैं। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आपको देखने मिलेंगे, और ये काफ़ी लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुखोई सुखोई 30 MKI की बात करें तो ये सुखोई 30 सीरीज़ का ही एक वेरिएंट है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डेवलप किया गया था बाय द रशियन एरोस्पेस कंपनी सुखोई, इसीलिए इनका नाम आपको सुखोई देखने मिलेगा। MKI की अगर हम बात करें सो यहाँ पर ये एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है मॉडर्न कमर्शियल्स फॉर इंडिया। ओके, सो मॉडर्न कमर्शियल फॉर इंडिया जो कि एक रशियन वर्ड है, यहाँ पर ये आपको MKI शब्द देखने मिल जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं नॉट SU30 अलोन, बट आगे MKI1 लिखा है, दैट MKI लिखा है, दैट मीन्स दे आर मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल फॉर इंडिया। ओके, सो इंडिया ने यहाँ पर रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1996 में कि ये सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एक्वायर करेगा।
वहीं देखिए अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये ट्विन सीट ट्विन इंजन फाइटर जेट है जो आपको अपनी वर्सैटिलिटी के लिए जाना जाता है। कॉम्बैट कंपैटिबिलिटीज़ आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। कैपेबल हो जाता है एयर सुपीरियरिटी के मामले में, ग्राउंड अटैक करना हो, मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन करना हो, सो मल्टी डायमेंशनल फंक्शन आपको सुखोई के देखने के लिए मिलेंगे। वेरिएशंस की बात करें तो SU-30 MKI जो कि इंडिया के लिए बनाया जा रहा है, इसको एक्वायर करती है इंडिया। हाईली कस्टमाइज वेरिएंट है, इसमें कुछ इस तरीके के फंक्शंस या फीचर्स लगाए हैं जो इंडिया के जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। विद दिस इमेज यू कैन सी कि किस तरीके से ये सुखोई आपको नज़र आएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं जल जीवन मिशन विच रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। महोबा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट 98% रूरल हाउस होल्ड लगभग आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर रिपोर्ट किया गया कि सभी के पास वाटर कनेक्शन है अंडर द जल जीवन मिशन, बट ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर बहुत चेंज है। आप अगर महोबा में देखेंगे तो पिछले 4 सालों में एक बहुत ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है टैप वाटर कनेक्शन के लिए। 4 सालों में लगभग 1612 हाउस होल्ड यहाँ पर टैप कनेक्शन लगवा चुके हैं एज पर दी 2019 रिपोर्ट। सो महोबा की अगर हम बात करें तो सेंटर के जल जीवन मिशन के पार्ट के अंदर आता है। दैट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रत्येक हाउस होल्ड में, जो इंडिया में सारे हाउस होल्ड हैं, उन्हें 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर पानी पहुँचाना है। अब देखिए डिस्पाइट हायर नंबर, यहाँ पर हमें नंबर तो देखने मिल रहा है कि पाइपलाइन सब जगह पे मिल गई है, लेकिन विलेजर्स जो हैं, हाउस होल्डर्स जो हैं, उनका ये बोलना है कि केवल और केवल पाइपलाइन हमें यहाँ पर देखने मिलेगी, बट यहाँ पर कोई पानी हमें नहीं देखने के लिए मिलता। और अगर हम जल जीवन मिशन के तहत बात करें तो प्रत्येक हाउस होल्ड में पर पर्सन 55 लीटर्स और जो पानी है वो हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन देखने मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन द ऑफिशियल डेटा एंड इन द एक्चुअल वाटर सप्लाई। चलिए इसी के साथ हमें समझना होगा कि आखिर जल जीवन मिशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों हमें देखनी पड़ेगी। देखिए जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर पाइप वाटर के थ्रू जितने भी ग्रामीण घर हैं इनको 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति 55 लीटर जो पानी की सप्लाई है प्रत्येक दिन यहाँ पर की जाएगी। कारण क्यों, इस मिशन का जो सबसे बड़ा गोल था वो था प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड को एक सेफ और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराना, ताकि जो क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, दूर दराज के क्षेत्रों में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, वो यहाँ पर कम से कम देखने को मिले। साथ ही यहाँ पर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जा रही थी, ग्राउंड वाटर को प्रमोट करने की बात की जा रही थी, और अलॉन्ग विद दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू एक वाटर सप्लाई मैनेजमेंट यहाँ पर इस स्कीम को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो वो यहाँ पर आपको एक सेंट्रल मिनिस्ट्री देखने मिलेगी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसे आप यूजुअली PHE डिपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं उनका काम है जल जीवन मिशन को लेकर जाना। की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक घर में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के आधार पर यहाँ पर हर घर जल ले जाने का यहाँ पर बात की गई। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जल शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा था जिसका मुख्य कार्य था वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। तीसरी यहाँ बात की गई थी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है ताकि इस स्कीम को प्लानिंग किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके और एक लॉन्ग रन में जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो दिस इज़ द पिक्चर एज ऑफ 15 अगस्त 2019 जब जल जीवन मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया था, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑन दी 15 सितंबर 2023 जहाँ पर जल जीवन मिशन के लगभग बहुत सारे साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं हम GDP की। देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कॉल लिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना ये है कि देखिए इंडिया लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी GDP बढ़ती जा रही है। ऐसे में केवल और केवल जो डेटा है उसके लिए आपको GDP पे आश्रित नहीं रहना होगा। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो जो इकोनॉमी में GDP को इंडिकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने बात करी कि देखिए जो क्रिटिक्स है ये पॉइंट करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है आपकी वो हमेशा कम रहती है आपकी रियल जीडीपी से, बट मिनिस्ट्री ने इस पूरे आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया है। इन्होंने क्लियर किया है कि इंडिया का जो जीडीपी डिफ्लेटर है, मैं अभी आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप इस आर्टिकल को समझ लीजिए। इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये यूजुअली डोमिनेट होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू, जो कि पहले क्वार्टर में आपको यूजुअली बढ़ा हुआ देखने मिला। उसका मुख्य कारण था यूक्रेन और रशिया का वॉर, और जिसकी वजह से जो हमारा सप्लाई चेन था वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। साथ ही यहाँ पर इन्होंने बात करी कि जो नॉर्मल एसी है, जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो स्टैटिकल है, उसके बेस इफेक्ट की अगर आप बात करेंगे और इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो लॉन्ग रन में गायब हो जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर करी इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर अप्रोच। मिनिस्ट्री ने देखिए साथ ही एक और बहुत अच्छी बात बोली है कि इंडिया कंसिस्टेंटली यूजेस और इनकम अप्रोच पे भी जीडीपी ग्रोथ को देखेगा। कारण आप देखिए लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट इनटू एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है उनकी इनकम भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो जो चॉइसेस है अप्रोच की वो कहीं पर आपको फ्लक्चुएट होती हुई नहीं देखने मिलेगी, बल्कि वो लगातार बढ़ती जा रही है। नाउ द क्वेश्चन कम कि भाई हम इंडिया में जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए इंडिया में हम इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच को लाते हैं। इनकम अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जितनी भी हमें इनकम हुई है एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जिसके अंदर आपके वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, रेंट, टैक्सेस, इन सभी को आप माइनस कर दीजिए और फिर इसके बाद जितनी भी इनकम आपके पास हुई है उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि बेसिकली प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितना पैसा यहाँ पर कमाया गया। दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर अप्रोच की, तो ये यहाँ पर जितनी भी स्पेंडिंग्स हैं इकोनॉमी में जो भी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंजम्पशन किए, आपने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को यहाँ पर हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और माइनस जो इम्पोर्ट यहाँ पर आपने किए हैं वो हटा दिए जाएंगे, और जितने भी खर्चे हैं उनको यहाँ पर फिगर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। सो दिस इज हाउ द एक्सपेंडिचर मेथड वर्क। अब अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जीडीपी को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ और भी टर्म्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज का जिनको किसी एक इकोनॉमी में यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है और इसे करंट मार्केट प्राइस पर असेस किया जाता है। सो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमी का आउटपुट क्या है। रादर यहाँ पर कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाता इन्फ्लेशन या प्राइस चेंजेस ओवर अ टाइम। वहीं रियल जीडीपी इन्फ्लेशन और जो प्राइस चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर भी ध्यान देती है। दैट मीन्स जो भी चेंजेस हुए हैं प्राइस लेवल में उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है और जो एक्चुअल फिजिकल आउटपुट होता है इकोनॉमी का वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मोटा मोटी तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a specific period of time, but the prices used in calculation are held constant over a period of time. दैट मीन्स यहाँ पर आपको इकोनॉमी की जो रियल ग्रोथ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी बाय रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको और भी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टोर सेल्स मोर आइटम दिस ईयर एट द हायर प्राइजेस नॉमिनल रेवेन्यू विल गोज अप। ऑपोजिटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रियल जीडीपी यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट मीन्स जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर बिके हैं स्टोर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद अ फिक्स्ड और कांस्टेंट प्राइस यहाँ पर इसको जज किया जाएगा। सो बेसिकली जो रियल जीडीपी होती है ये हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद करती है दैट इफ़ द स्टोर इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज और इफ़ द इंक्रीज इन रेवेन्यू इज जस्ट ड्यू टू द इन्फ्लेशन और द हायर प्राइजेस। ओके इसी के अलावा हमें जनरली एक टर्म देखने मिल जाता है जिसका मैंने अभी यूज़ किया था जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर को मेजर किया जाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस, either it could be inflation or deflation,
of all new domestically produced final goods and services in the economy. So ये यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी. ठीक है, सो आसान भाषा में अगर हम बोलें, सो रियल जीडीपी कुछ नहीं है बट नॉमिनल जीडी को आप जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 जब आप काउंट करेंगे तो आपके सामने रियल जीडीपी, दैट मीन इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट होने के बाद एक कांस्टेंट प्राइस चेंज के बाद जो अमाउंट आपके सामने आएगा वही आपको रियल जीडीपी के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा. चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स डे की. दैट मीन्स वील बी ट्रिब्यूटिंग टू द ग्रेटेस्ट डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया. इनकी बर्थ एनिवर्सरी है जिसके तहत हम यहाँ पर हर साल इंजीनियर्स डे मनाते हैं. देखिए, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को पूरे देश भर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम कॉमेमोरेट करते हैं ग्रेटेस्ट अमंग ऑल एम विश्वेश्वरैया की. अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया एक रिनाउंड इंजीनियर रहे हैं जिनका बहुत अहम कंट्रीब्यूशन हमें देखने मिलेगा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में. और उसी को देखते हुए यहाँ पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. इनफैक्ट दिस डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व नॉट अलोन इन इंडिया बट तंजानिया एंड इन श्रीलंका ऑल्सो. अगर हम इनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करें तो 1861 में एक तेलुगु फैमिली में कर्नाटका में लगभग बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर इनका जन्म हुआ था. ही परस्यूड हिज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एट द कॉलेज ऑफ साइंस इन पुणे, और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे. विश्वेश्वरैया जी की अगर हम बात करें तो फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक्स में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था. सो इन्होंने पेटेंट किया और इम्प्लीमेंट किया इरिगेशन सिस्टम विद द वाटर फ्लड गेट्स एट दी खड़गवासला रिजर्वॉयर नियर पुणे. आप कभी जाएंगे तो आप देखिएगा. ओके, साथ ही इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर या उस समय बोले तो दीवान की पोजीशन, ही वॉज बेसिकली द दीवान ऑफ मैसूर, और इस्टेब्लिश किया द बैंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हिज टेन्योर. नॉट अलोन दिस, 1917 में इन्होंने फाउंड किया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कर्नाटका जो कि आज की डेट में यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है. बिकॉज ऑफ हिज एन नंबर ऑफ एफर्ट्स इनटू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इनको सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1955 में फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. वक्त है क्वेश्चंस ऑफ द डे का. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन. आप सभी को पता है आपको इसके आंसर लिखने हैं. क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट on the given link below. Okay, so thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.